विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और इसीलिए विपक्ष अपनी आवाज अब सदन के पटल पर नहीं सड़क पर उठा रहा है। लेकिन हमेशा बिखरा बिखरा दिखने वाला विपक्ष इस बार एकजुट दिख रहा है। तो क्या विपक्ष एकजुट हो गया है? जिन मुद्दों पर विपक्षी नेता एकजुट होने का दम भर रहे हैं, क्या उन मुद्दों की आड़ में एंटी मोदी मोर्चा खड़ा किया जा रहा है? इस वक्त विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। कृषि कानून पेगासस जासूसी कांड में जांच की मांग को लेकर विपक्षी सांसद हर रोज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती और इन मुद्दों पर चर्चा किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। विपक्ष के नेताओं के साथ मार्च करते हुए राहुल विजय चौक पर पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने एकजुट होने की बात कहते हुए सरकार को जमकर घेरा। संसद के बाहर एकजुट हुआ विपक्ष सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगा रहा है और अपनी एकजुटता का परिचय दे रहा है। तो क्या विपक्ष एकजुट हो चुका है या उसे एकजुट करने की कवायद की जा रही है? क्योंकि जब से अपने 5 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी दिल्ली आई है, तभी से विपक्षी नेता काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। तो क्या ममता के इस दिल्ली दौरे और एकजुटता को दिखा रहे विपक्षी सांसदों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या इसे क्या कहा जाए? विपक्ष की लामबंदी, मोर्चाबंदी या सरकार की घेराबंदी? क्या मोदी सरकार के खिलाफ एंटी मोदी फ्रंट तैयार हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसका चेहरा कौन होगा? ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन सदन के अंदर कार्यवाही कम हो रही है। लेकिन सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन देखा जा रहा है। अलग अलग अनोखे तरीके से विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात जो है देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया कि विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस जो है, सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रही है। तो आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, लेकिन आज किस तरीके से विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, किस तरह एकजुटता दिखाई, कैसे सरकार पर वार किया और सरकार ने कैसे पलटवार किया, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब जनरल कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म्स अम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं?
इससे बड़ा इंपॉर्टेंट और क्या मसला हो सकता है? हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर सब चर्चा होगी, लेकिन किसी भी चर्चा नहीं हो रही। हम मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं। वी वांट ए स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं चाहते स्टेटमेंट पे क्या होता है चर्चा, पर जो जिस आदमी की खुद जासूसी हो रही क्यों बताएगा? मनोज जी ने कहा, तो जो राहुल जी ने कहा, जो हमारे और नेता कहेंगे, हम सब एक मत हैं। और जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तो संसद को न चलने का ये अपराधी सरकार होगी। और आप चर्चा से भाग रहे हो। कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा फ्रीडम? अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो हमसे अगर बात करना चाहते हो तो ये तरीका नहीं है। इस देश में इस प्रकार से पहले भी हुआ है सदन में, ये पहली बार नहीं हुआ है। हम भी थे उनके साथ, हमने भी उनके साथ काम किया है। कितने बार हमने ये सत्र को वॉश आउट किया है ऐसे मुद्दे पर, आप मुझसे पूछ लीजिए। हम थे, हम वेल में गए उसके लिए। अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती? ये अरे गरी वाली चीज़ तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। जो संजय जी ने और राहुल जी ने कहा वो बात सही है कि दिस इज़ अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और मैं आगे जाके बोलूँगी कि इन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। बीवी बच्चों को भी स्नूपिंग करते हैं लोग। ये बहुत शॉकिंग है, उसका हम धिक्कार करते हैं। और पूरी ऑपोजिशन इसमें यूनाइटेड है। हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चर्चा करें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना उन्होंने कोई पहल की है। और हाउस चलाना ये हमेशा ट्रेजरी बेंच सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार सिर्फ टेलीविजन पे दिख रही है, वो भाग रही है चर्चा से, ऐसा मेरा आरोप है। राहुल जी ने एक अनौपचारिक मीटिंग में आज सुबह ही कहा था कि हम सब 60% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये संपूर्ण विपक्ष जो आपके समक्ष खड़ा है, इस नुमाइंदगी को दरकिनार करते हुए माई वे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलेंगी। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के 2 फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी जाए। विपक्ष के नेता जब सवाल पूछते, संसद पटल को छोड़ करके संसद के बाहर आते हैं और सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों का जवाब जनता भी देना चाहती है और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को दिया जाए। राहुल जी, आपने कहा कि आज पूरा विपक्ष जो है वो पूरा विपक्ष एक हो गया है और एक होकर ये कुछ सवाल पूछ रहा है। राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नतीजा हुआ? जनता जनार्दन है। राहुल गांधी एक साथ साइकिल में बैठे थे, 2 अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस
आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाते बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? तो विपक्ष यहां पर जिन मुद्दों को उठा रहा है उन मुद्दों को वो राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है और जोड़कर बता रहा है। उसका कहना है कि उसका मकसद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो एकजुट हुआ है, एक साथ आया है। तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से जो पलटवार किया गया है, जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया है कि विपक्ष को देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। उसे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता हैं वो अपने करियर को बचाने के लिए जो है ये सब कुछ ढोंग आडंबर कर रहे हैं और एकजुट होना उनका यही दिखाता है कि वो देश के लिए नहीं अपने लिए चिंतित हैं। तो किस लिए यहाँ पर ये एकजुटता दिखाई जा रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये सरकार के खिलाफ है या फिर देश के भले के लिए जो है ये एकजुटता की गई है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं और राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी जुड़ जाएंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा जो रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं आपसे है। अनुमा जी, सरकार की ओर से जो पलटवार किया गया, आपने भी सुना कि संबित पात्रा ने क्या कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें देश की नहीं पड़ी है, अपनी पड़ी है, अपनी सुरक्षा के लिए ये एकजुटता जो है वो दिखा रहे हैं। ये जो थोथा चना बाजे घना वाली बात है कि आप देखिए जो उन्होंने कहा है, ये तो हमने भी देखा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 15वीं लोकसभा को उन्होंने पूरी तरह डिरेल किया था और झूठे मुद्दों पर किया था कि 2G स्कैम है या कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम है। आज 7 साल हो गए, एक व्यक्ति को सजा तक नहीं मिली। तो ये साफ स्पष्ट हो गया कि उन्होंने झूठे मुद्दों पर जो लोकसभा को, राज्यसभा को चलने नहीं दिया था। जो प्रोडक्टिविटी 2009 में 93% थी, वो 2014 में, 2013 में आते आते 46% हो गई थी। तो ये लोग जो बोल रहे हैं, पहले गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। और आज के समय जो मुद्दे हैं जग जाहिर है। आज के समय किसान आंदोलन का मुद्दा है, आज के समय मुद्दा पेगासस का है और सवाल तो सिर्फ 2 है। मैं समझती हूँ ये पलटवार जैसे ओछे शब्दों का हम प्रयोग न करें, क्योंकि ये तो थोथा चना बाजे घना है, वो मैं बोल चुकी हूँ आपको। मैं चाहती हूँ आज का समय तो ये है कि मीडिया जो है लोकतंत्र के लिए आवाज उठाए, नैरेटिव बनाकर सरकार की मदद करे। सवाल सिर्फ 2 छोटे से थे जिस पर चर्चा नहीं हुई। पहला सवाल, क्या सरकार ने पेगासस खरीदा? और दूसरा सवाल, क्या अपने ही लोगों पर, जो कि प्रेस के लोग हैं, जो विपक्षी नेता हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर सरकार ने जासूसी कराई या नहीं कराई? अब आप खुद एक महिला हैं, जो महिला पत्रकार हैं, उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में पेगासस सॉफ्टवेयर गया, ये निजता के अधिकार का हनन तो है ही। उनके बीवी बच्चों पर, उनके पतियों पर, उनके ऊपर भी, उनके बातचीत के ऊपर टोहा गया है। क्या हम इसको सभ्य लोकतंत्र का हिस्सा मानेंगे? हमारा वैसा ही नाम खराब हो चुका है बाकी देशों में। डेमोक्रेसी के नाम पर हम गिरे हैं नीचे, प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर हम बहुत नीचे गिरे हैं।
हम लगभग मतलब 23वें स्थान से 27वें स्थान से हम 57वें स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस सरकार में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए आज मीडिया को विपक्ष के साथ अपनी आवाज उठानी है और बोलना है कि ये जो लोकतंत्र का हनन हुआ है, इनके जवाब संसद में दिए जाए। तो लेकिन संसद में तभी तो जवाब दिए जाएंगे जब संसद की कार्यवाही को चलने दिया जाएगा। विपक्ष हर रोज हंगामा करता है और कार्यवाही जो है स्थगित हो जाती है, ठप हो जाती है, अगले दिन के लिए कर दी जाती है। करता है, आपके और हमारे सवाल उठा रहा है। इस बात में भेद समझिए। पलटवार कह देती हैं आप, सरकार का पलटवार नहीं है, सरकार तो थोथे चने की तरह बज रही है। आपको ये कहना है कि विपक्ष जो मुद्दे अंदर उठा रहा है वो हमारे देश की स्वतंत्रता के, हमारे देश की सुरक्षा के सवाल है। आप ये समझिए और ये बात आप कहीं से भी खुद भी सोच कर देखिए। अनुमा जी, जब ये कहा गया, रविशंकर प्रसाद की ओर से भी जवाब दिया गया है इस मामले पर, बीजेपी के कई दूसरे और नेताओं ने भी जवाब दे दिया है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या दिया है? चर्चा क्यों नहीं हो सकती? उसी संसद में चर्चा होने से क्यों डरते? चर्चा करने से सरकार डरती है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, चीन के राष्ट्रपति से बात करने से डरते हैं। फौजी के रूप में मुझे शर्म आती है कि आज चीन हमारे ऊपर चढ़ आया है और प्रधानमंत्री ने अभी तक चीन के राष्ट्रपति से बात नहीं की। तो ये डर क्यों है? संवाद का डर है इस सरकार को। शुभेंदु शेखर जी। जी, मैं इनकी बातें सुन रहा था। आप कहें तो मैं आपके प्रश्न से पहले जवाब ही दे जी जी। एक तो बहुत ज्यादा कहावत बोल रही थी अनुमा जी, बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कई चैनल पे हमारे साथ डिस्कशन में रहती हैं। कहावतें हमको भी बहुत सारी आती हैं। चोर चोर मौसेरे भाई नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आप कहोगे कि कैसे चोर कह दिया। मैं ये कहूंगा, राम मिलाए जोड़ी, को तो आप अभी तक जेल तक ले जा नहीं पाए। क्या बात सुन तो लीजिए। हाँ, मैं कहूंगा राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। देखिए, हमको भी बहुत कहावतें आती हैं और भारत में कांग्रेस एक करप्शन के नाम से निकली। 2009 से 2013 के बीच में कांग्रेस ने किया पूरे 70 साल में पूरे देश को खोखला कर दिया और कह रहे हैं कि बाजी घना, पूरा देश खोखला हो गया। और उसके बावजूद भी जो इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी लोग हैं, वो आज भी इटली के लिए व्यवस्थित हैं, उनके प्रति समर्पित हैं। मैं अभी आपके प्रश्न के जवाब आ रहा हूं। जब आप बोल रहे थे, देखिए अनुमा जी, जब आप बोल रही थी तब मैं नहीं बोल रहा था। आप बोल सकती हैं, तो जब हम बोल चुके आपको समय दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। शुभेंदु जी, अगर तमाम मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर लेती? अगर एक मुद्दे को विपक्ष रोज रोज उठा रहा है, उस पर इतना कीमती वक्त जो है संसद का बर्बाद हो रहा है, करोड़ों रुपयों की कार्रवाई जो है वो हर रोज की होती है, अगर ये वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है तो सरकार क्यों इस पर कोई एक जवाब नहीं दे देती है? क्यों बात खत्म नहीं करती है? ठीक है, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन संसद चालू होने वाला था, मानसून सत्र के एक दिन पहले, उस दिन ही जिस दिन इन्होंने प्रश्न डाला, उसी दिन जवाब दे दिया। संसद एक बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से चलती है, कौन कौन से विधेयक आने हैं, कौन कौन सा वो आना है। ऐसा थोड़ी ना है कि संसद में ये आके चिल्लाने लगेंगे। अभी क्या किया इन्होंने? पेपर चेयर पे फेंक दिए, वहां पे जहां पे पत्रकार खड़े होते हैं वहां पे डॉक्यूमेंट फेंक दिए गए। किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं? ऐसा कभी संभव था कि जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस समय हो हल्ला कर रहे थे? याद करिए मनमोहन सिंह की समय में लीजिए, विंग कमांडर अनुपा जी, पहले बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपको बीच में ज्यादा बोलने की आदत हो रही है। मैं बीच में जब बोल दूं आप उसके बाद बोलते रहिए। मैं आपको खूब याद दिलाइए, मेरे को पूरा याद है। जितना आपको भी याद नहीं होगा उससे ज्यादा याद है। मैं आपको याद बताना चाहता हूं कि आपने अभी यहां पे नाम लिया कॉमनवेल्थ गेम में नैपकिन 500 रुपए का जो आजकल 10 रुपए में मिलता है, वो आपने खरीदा और आप कहते हो करप्शन नहीं हुआ। क्या देश में चलाए हो? दूसरी चीज, मैं उन सब विषयों से वापस मैं पार्लियामेंट के विषय पे आता हूँ। मैं उन सब विषयों से ध्यान दिलाऊं क्या? आपका शर्मिंदा करती है आपकी सरकार। आपने हमेशा शर्मिंदा किया इस देश को, बेच रखा था। अनुमा जी, आप सुनने की भी प्रयास करिए पहले थोड़ा। आपका एक मिनट मेरे को पूरा दे दीजिए, फिर आप आधा घंटा रहेगा तो वो प्रमाणित हुई। पिछले 7 सालों में आपने किसको जेल में डाला? जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर दम रखिए। 1 मिनट दे दीजिए,
हूँ सुनिए, आपको। 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। मैंने ये कहा पूरे विश्व में जब मनमोहन सिंह जी जाते थे विदेश में तो कोई मिलने नहीं आता था। आज पूरा का पूरा देश खड़ा होता है और भारत की, मोदी जी की पूरे विश्व में क्या इमेज है, आपसे ज्यादा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है। आपके हंसने से कुछ नहीं होगा, जो दुनिया जानती है। और यही एक रीजन है कि आपके हंसने से, राहुल गांधी जी के हंसने से और प्रियंका गांधी जी के हंसने से पूरे भारत में आप शून्य से भी नीचे आ गए हो। और आपके कांग्रेस के लोग ही कहते हैं जब तक राहुल गांधी को नहीं हटाया जाएगा तब तक कांग्रेस का विकास नहीं होगा। शुभेंदु जी, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर कृपया उस पर। मैं आपके टॉपिक पे आ रहा सवाल हूं। एक है, जब पेगासस खरीदा कि नहीं? विरोध प्रकट करना, अगर विपक्ष इस मुद्दे को लोकतंत्र से, देश की सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बता रहा है, इतना संवेदनशील मुद्दा इसको कह रहा है, तो फिर हर्ज क्या है इसमें जांच कराने का, इस पर चर्चा करने की बात से पीछे बिल्कुल हटने मैं का? आपको बताना चाहता हूं, पूरा विपक्ष जब अपनी राजनीतिक जमीन खो चुका है तो इस मुद्दे को खाली एक माहौल बनाना चाहता है। इतने मुद्दे हैं वहां पे, और यदि वो कहते हैं कि ये 100 मुद्दे, हर मुद्दे के ऊपर इन्होंने, खड़गे जी ने लिखा, सोनिया जी ने लिखा कि तीसरी लहर आने वाली है, सर्वदलीय बैठक को उसमें भी ज्वाइन नहीं किया, उसमें भी छोड़ के चले गए। अरे कुछ तो शर्म होती। जो सदन है वो डिस्कशन के लिए है और विरोध करने के लिए आप वाहन करते रहो। हम तो हर इलेक्शन में आपका विरोध सुनते हैं। तो अभी जो ये विपक्षी दल, विपक्षी नेता एक साथ आए हैं इन मुद्दों को लेकर, क्या लगता है ये क्यों आए हैं? ये बिल्कुल है। ये देखिए, हर बार हर 6 महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर जब चुनाव में अलग अलग हो जाते हैं। आपने कर्नाटक में देखा, आपने कलकत्ता में देखा, हर दिन ये लोगों का दिखने के लिए एक साथ हाथ खड़ा करेंगे, पर चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। हर दिन इनके आपस में झगड़े हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि यदि ये सक्षम विपक्ष की भूमिका को अदा करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। पर जिस तरीके से ये कागज, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ ये चुनावी तैयारी है, ये जो विपक्ष बिल्कुल एकजुट चुनावी हुआ तैयारी है? है। जमीन खो चुके हैं। अभी इन्होंने वेस्ट बंगाल में 0 सीट लेके आए हैं और बाकी सभी जगह पर हार चुके हैं। ये इनका तो मानसिक ये कहने का मतलब है कि मोदी सरकार से मुद्दों की लड़ाई नहीं है, ये चुनावी लड़ाई जो है, इसलिए एकजुटता करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे इस पर अनुमा आचार्य जी? देखिए, ये मुद्दों की लड़ाई तो है ही, उसके अलावा लोकतंत्र की लड़ाई है। इस सरकार ने, आप देखिएगा, रिकॉर्ड देख लीजिए, यूपीए के 1 में और 2 में 74% ऐसे बिल थे जो चर्चा के बाद लाए गए थे। जो 2 था उसमें 83% ऐसे बिल थे जो चर्चा के बाद लाए गए थे। इनको चर्चा करने से प्रॉब्लम है, ये इनके तो 13% ऐसे बिल हैं जो चर्चा से लाए गए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इतनी हीन भावना है इस सरकार को कि मुद्दों पर बहस नहीं करती है, मार्केटिंग की बात करती है। अभी हम मुद्दे की बात कर रहे थे कि भाई पेगासस खरीदा कि नहीं, सर ये जवाब देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो दूसरे देशों के लोग खड़े हो जाते हैं। ये इस तरह के सपने केवल ऐसे लोगों को जो औसत बुद्धि है वो भी नहीं समझते, उनको भी अब समझ में आने लगा कि आपको करना धरना कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज का होता नहीं है आपसे। और आज जो बिल की बात हो रही है, शशि थरूर जी तो उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर है, उन्होंने जब इस पे चर्चा चाहिए तो बीजेपी के लोग क्यों वॉकआउट कर गए? आप कैसे बात कर रहे हैं कि आप चर्चा करते हैं? चर्चा से आप करते, मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप लोगों को चर्चा की प्रॉब्लम है क्योंकि चर्चा के लिए कोरम होना चाहिए। आज आप जिस अहंकार करते हैं ना 303 का, वही जो बदलाव है वही एक स्थायी चीज है। आज आप है, कल आप नहीं रहेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिए। या करने की कोई जरूरत नहीं है, मुद्दे पर बात करिए। क्या हमारे लोगों पर उसका उपयोग हुआ? 70 साल आप रहे। महेंद्र यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन में कार्रवाई को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार भाग रही है। लेकिन सदन के बाहर विपक्ष की जो एकजुटता दिखाई दे रही है, जिस पर वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर हम सभी एक मत हैं, एक राय हैं और एक साथ हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मानते हैं, क्या ये जो मोर्चा खड़ा हुआ है, क्या ये एंटी मोदी मोर्चा है, तैयारी हो रही हो उसकी बनाने की, या फिर ये देश से जुड़े मुद्दों के लिए ही एकजुट आए? लेकिन मैं पूरे मसले को जब देखता हूँ
तो मैं ये देखता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जाल में विपक्ष अपनी नासमझी के साथ में फंस गया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संगीन मसलों पर बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई। कोरोना के में जो मौतें हुई, जिस तरीके से मौतें हुई जी, जिस तरीके से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी सामने आई, जिस तरीके से ऑल इंडिया कोटे में नीट की जो ओबीसी कोटा था, ऑल इंडिया कोटा, वो 4-5 साल से ओबीसी को नहीं मिल रहा है, उसमें 40-50 हजार सीटों का ओबीसी का नुकसान हुआ है, वो मामला गर्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव के समय एकदम लोकतंत्र की हत्या की गई, लोगों को यानी नामांकन दाखिल करने का अधिकार नहीं रह गया, जिस तरीके से जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जा रहे थे उनका अपमान हुआ, महिलाओं की बेइज्जती हुई, किस तरीके से बंगाल के चुनाव के लिए, बंगाल में राजनीतिक फायदे के लिए वहां पर किस तरीके से हिंसा का माहौल बनाया गया, और जब वहां पर हार हो गई तो वहां पर एकदम से शांति हो जाती है। किस तरीके से भाजपा के नेता वापस लौट के टीएमसी में आ रहे हैं। इन सारे मामलों पर चर्चा होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा परेशानी थी और बहुत ज्यादा इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता था। पेगासस का मामला बहुत गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है उसमें इस मामले से भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक नुकसान होने नहीं जा रहा है। इसीलिए भाजपा ने इस तरीके का माहौल इससे क्रिएट किया हुआ है कि ये पेगासस को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला मानकर ये संसद में बहिष्कार होता रहे, बयानबाजी पेगासस की होती रहे, जो कि आम जनता तक उस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट उसका होना नहीं है। और ये सारे देश की आम जनता शायद इस मसले को इतनी गंभीरता से समझेगी नहीं। जो इनको बिल पास करने हैं वो अपने बिना चर्चा के पास करते जाएंगे। इनका फायदा जो होना था वो अपने फायदा लेते जा रहे हैं। विपक्ष ने यहाँ पर राजनीतिक समझ बिल्कुल दिखाई नहीं है, और उनके मामले में मतलब पेगासस मामला इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर पनामा जैसा मामला, पनामा जैसे मामले के ऊपर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, सत्ता बदल गई, वहां पर हिंदुस्तान में पनामा जैसा मामला आज लोग भूल गए हैं क्या? लोगों को कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं है। तो पेगासस का भी वही हासिल होने वाला है। विपक्ष के रूप में विपक्षी दलों का कर्तव्य जरूर है कि उसको भी उठाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुराई के लेकिन जो करीब के और जमीन से जुड़े मुद्दे हैं जी, आपको लगता है कि जो बिल्कुल करीब के और जमीन से जुड़े मुद्दे थे, देश की जनता से जुड़े सीधे वो मुद्दे थे, उन्हें ना उठाकर एक ऐसे मुद्दे को उठा लिया गया है जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी भी जो है वो लोगों को नहीं है कि वो आखिर है क्या? मेरा कहना वही है जी। उसी जाल में भारतीय जनता पार्टी के रचे जाल में विपक्ष उस तरीके से फंस गया है कि जो मुद्दे आम जनता से सीधे जुड़े थे और जिनका सीधा असर हाल के जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन सब में सीधा असर हो सकता था, उन सब में ये चर्चा, वो सारे मुद्दे चर्चा में नहीं आ पाएंगे, और जो सरकार को राजनीतिक नुकसान, जो सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक नुकसान और उल्टा विपक्ष पर सरकार ये कह सकती है कि सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया, सारा कुछ ठीकरा जो है विपक्ष के सर जो है वो फूट जाएगा आराम से। अनुमा जी, वही मेरा कहना है कि इनकी जो जाल है वो उस तरीके का जाल रहा है कि विपक्ष उसको बहुत अनुमा जी, आप समझ रही हैं कि विपक्ष नहीं समझा कि उसे क्या उठाना चाहिए मुद्दा, क्या नहीं उठाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने बड़ी बड़ी बात बता दी है। वो जेल कौन सी है जिसमें जो राष्ट्रमंडल अनुमा जी ₹500 का एक वैक्सीन जो खरीद रहे थे वो भ्रष्टाचारी कौन सी जेल में है, ये अवस्थी जी ने बताया नहीं जी। आप ये सवाल मुझसे पूछा था या यादव जी से पूछ रही थी? आपने मेरा नाम लिया। अनुमा जी मैं आप ही से बात कर रही थी, लेकिन इस बीच अपनी बात पूरी कर रहे थे महेंद्र यादव जी, तो मैंने उनको समय दिया था जी। अब आप कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये एंटी मोदी वगैरह बोल के ना मीडिया इस सरकार की मदद ना करे, क्योंकि हमारे देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और हमें उसे गर्व है। जी आज बिल्कुल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया भी चाहता है मजबूत विपक्ष हो और वो अपनी भूमिका जो है सक्रिय तरीके से निभाए, लेकिन जिस बात को, जिस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां बार बार एक साथ आकर एकजुटता दिखाती हैं, वही पार्टी
पार्टियां बाद में क्यों बिखर जाती हैं? क्यों चेहरे के सवाल पर सब कुछ बढ़ जाता है और बिखर जाता है? क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या विपक्ष की इसी कमजोरी का फायदा जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियां उठा लेंगी? जैसे कि आप खुद कहते हैं कि बीजेपी जो है विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठा रही है। विपक्ष की अपनी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन वो जो पूर्ववर्ती सरकार की नाकामियां हैं उनको गिना करके आगे बढ़ी है। तो ऐसे में जरूरी है विपक्ष के नेताओं को ये समझना कि किन मुद्दों को लेकर उसे एक साथ आना है, देश की जनता को बताना है। अनंत जी, जहां लोकतंत्र का सवाल है वहां पूरा विपक्ष एक है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इस बीजेपी के शासनकाल के दौरान एक बात खास तौर पे आपसे कहूंगी कि इस तरह की स्ट्रैटेजी और साजिशें हुई कि लोगों को विपक्ष से इस कदर विमुख कर दिया गया जैसे पहले कभी नहीं था। विपक्ष को जानी दुश्मन की तरह प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण, क्योंकि ये सिर्फ मार्केटिंग थी, ये व्हाट्सएप के वो फैमिली ग्रुप्स हैं जहां पर विपक्ष को गालियां देने का रिवाज हुआ और लोग वाकई बिलीव करने लगे कि विपक्ष किसी काम का नहीं है। लेकिन इससे नुकसान केवल जनता का हुआ। जनता भी अकेली पड़ गई, क्योंकि जनता की आवाज तो विपक्ष ही उठाता था। तो न केवल जनता ये बात समझ रही है, विपक्ष के भी समझ में आई है। और चूंकि वो 303 का एक ऐसा नंबर खड़ा है जिसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है, तो देश भी समझेगा, विपक्ष साथ आएगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता भी देख रही है दूसरे दलों की ओर। लेकिन जब नेतृत्व का संकट दिखता है, कंफ्यूजन वहां पैदा होता है। भाजपा के दिमाग में जो इस तरह का प्लान जो आया, इसका मौका भाजपा विपक्ष ने ही दिया है। आप देखिए, जब किसान बिल पास होने थे तो इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने, जो अनुभव जी की पूर्व पार्टी रही है, उन्होंने किस तरीके से हंगामा कर दिया और भाजपा ने उसका फायदा उठा के वो किसान बिल ध्वनि मत से पारित करा दिए, जबकि उनको वहां पर बहुमत नहीं था। विपक्ष खुद इस तरीके की गलतियां करता रहा है। अभियान को उनको माना कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या परोक्ष रूप से भाजपा का साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की वजह से भाजपा को मौका मिला था कि किसानों के 3 किसान कानून ध्वनि मत से पारित करा दिए उन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि इनके जो 2-3 सांसद थे उन्होंने वहां पर एकदम हंगामा शुरू कर दिया था ना। और इस बहाने सभापति को कहने का मौका मिल गया, और सभापति को कहने का मौका मिल गया कि देखिए यहाँ पर व्यवस्था है, अब ऐसे में नहीं हो पाएगा, हम तो ध्वनि मत से पास करा देंगे। विपक्ष खुद गलती करता रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आपको मालूम है कि इसमें चर्चा करने से भाजपा ज्यादा घेर सकती है, तो उस समय संसद चल लेनी चाहिए। संसद का बहिष्कार हो, कार्रवाई ठप हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं उसको अलोकतांत्रिक मानता हूँ। महेंद्र यादव जी, आपको भी क्या लगता है ये जो आज जिस तरीके से विजय चौक पर एकजुटता दिखाई है विपक्षी दल के सांसदों ने, ये एकजुटता क्या आपको लग रही है कि इसके सकारात्मक परिणाम जो है आगे निकल सकते हैं? एक बड़ा मोर्चा जो है खड़ा हो सकता है सरकार के खिलाफ में, क्योंकि अभी तक बात यही होती है कि विकल्प कौन है, कौन सामने खड़ा हुआ है। चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जो है वो जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ गई है। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी महेंद्र यादव जी, पहले आपसे जवाब, उसके बाद में जाऊंगी आरबी उपाध्याय जी। ये जो आपने विपक्षी एकता वाली बात कही, ये जरूर जो मौजूदा घटनाक्रम है उससे ये साबित होता है और संकेत बनते हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा। दरअसल विपक्ष की एकता में कोई बड़ी बाधा है नहीं। थोड़ा बहुत प्रदेश में देखती कि जैसे उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, उनके बीच में एकता होना थोड़ा मुश्किल है। कर्नाटक में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि वहां पर जेडीएस भी है, वहां पर कांग्रेस भी है। बाकी सभी ज्यादातर राज्यों में देखें तो हर स्टेट में कोई एक पार्टी है भाजपा के खिलाफ, तो आपस में उनको एक मोर्चा बनाने में कहीं कोई दिक्कत रही नहीं है। इस तरह की कोशिश अभी इन्होंने की नहीं है, यह अलग बात है। इस बहाने अगर ये हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पश्चिम बंगाल में केवल ममता बनर्जी हैं, अब वो अखिलेश यादव उनके साथ फ्रंट बना ले, नवीन पटनायक बना ले या तेजस्वी यादव बना ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, अकेले हैं। कांग्रेस को वो भी ममता बनर्जी की तरह लड़के हरा चुके हैं और भाजपा से उनका भी सीधा सीधा मुकाबला होता है। तो एक मोर्चे में आ जाए तो उनका आपस में जो बाकी गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दल है उनसे किसी तरह का टकराव है नहीं। तो इस तरह से ये मोर्चा बनने की सूरत तो हमेशा से रही है। अब लेकिन हर बार चेहरे के सवाल पर थोड़ा सा बात जो है वो बिगड़ जाती है, और ये जो एक कह सकते हैं इमारत खड़ी होने वाली होती है उससे पहले ही वो ध्वस्त हो जाती है। आरबी उपाध्याय जी,
मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो है आप किस तरीके से देख रहे हैं संसद की कार्यवाही जिस तरीके से बार बार हर रोज बाधित हो रही है, स्थगित हो रही है, इससे क्या विपक्ष की छवि जो है उस और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी? क्या सरकार ये बताने में कामयाब रहेगी कि विपक्ष की वजह से जो है संसद नहीं चल पाई, या विपक्ष जो बार बार सड़क पर आकर प्रदर्शनों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह रहा है कि सरकार उसकी आवाज को दबा रही है, इसीलिए वो सड़क पर आकर अपनी बात कर रहा है, इससे वो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाएगा? किसकी छवि को ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है? और क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है सही ट्रैक पर है इस वक्त? किसी को नुकसान होगा? संसद में आपको ध्यान होगा जब बीजेपी विपक्ष में थी तो शायद सुषमा स्वराज जी ने या उन्होंने जेटली जी ने कहा था कि कई बार संसद को न चलने देना भी देश हित में होता है। जब संसद को न चलने देना देश हित हो जाएगा तो छवि कहाँ से खराब हो, किसकी खराब हो? ये बात अलग है कि जो मुद्दे आम आदमी से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, जैसे कोरोना का है, महंगाई का है, किसान आंदोलन का है, उस पर अगर विपक्ष मजबूती से खड़ा हो, जनता को ये लगे कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। आज जो पोजीशन है, ये सॉफ्टवेयर की बात, इजराइल की बात कर रहे हैं मेरा जी, देखिए वो सॉफ्टवेयर सरकार ने मना कर दिया, अभी हमने नहीं लिया। और इजराइल की जो कंपनी है वो ये कहती है कि भी हम कंट्री टू कंट्री की सरकारों से डील करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को नहीं करते हैं। तो जब सरकार कह रही है हमने नहीं खरीदा, तो फिर विपक्ष का ये कहना कि भाई जासूसी हुई है, देश खतरे में आ गया। अब देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई एविडेंस है कि भी यहाँ जासूसी हुई है? लेकिन उपाध्याय जी ने कहा कि सरकार ने कहा उन्होंने नहीं खरीदा, ये नहीं कहा गया है उपाध्याय जी, अभी तक नहीं कहा गया है। चलिए, वैसे सरकार का जो कहना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यही है, लेकिन नहीं, सवाल यही पूछा गया है, खरीदा गया है कि नहीं, उस पर सरकार चुप है। मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, सरकार ने खरीदा और वह आतंकवाद से लड़ने के लिए या देशद्रोह के जो भी हैं उनके निगरानी के लिए सरकार खरीदती है, ऐसी कौन सी एविडेंस है? कोई एविडेंस है विपक्ष के पास कि भी हाँ वहां पर ये जासूसी हुई है? आपने फॉरबिडन स्टोरी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है? पूरे दुनिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसकी बात है, रिपोर्ट में नहीं कहा गया कि जासूसी हुई है। रिपोर्ट का ध्यान से पढ़ें, उसने कंक्लूड यही किया है कि भाई ऐसा हो सकता है, मे भी। अगर खरीदी होगी किसी भी उसने ये नहीं कहा दूसरा इस्तेमाल है क्या उपाध्याय जी? ये अपने देश के पत्रकारों, एक्टिविस्ट और विपक्षी दलों के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होता है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। आप लोगों का किसी पार्टी के साथ कमिटमेंट होगा, आप लोग किसी पार्टी को डिफेंड करेंगे, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं। लेकिन कितना कंफ्यूजन इस मुद्दे को लेकर जो है वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो देश की जनता तक ये मैसेज आप कैसे पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या, इससे किस तरीके से नुकसान जो है वो पहुंच सकता है या पहुंचाया गया है? और पहले तो ये बात साबित करने में ही कितना लंबा वक्त लग जाएगा। सदन की कार्यवाही में अगर आप दूसरे मुद्दों को लेकर बात करते हैं तो सरकार से जवाब आप तलब करना आसान होगा। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर अगर आप मान लीजिए ये कर रहे होते तो जनता को लगता है कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। ये मुद्दा भी जरूरी है, लेकिन शुरुआत में कार्रवाई, सदन की कार्यवाही की स्टार्ट में ही अगर इस तरीके से वक्त बर्बाद होगा तो सारा वक्त इसी में चला जाएगा। शुरू में आप दूसरे मुद्दे जरूर उठा सकते थे, बाद में इस मुद्दे को रख लेते। सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। जी सीमा जी, आपको क्या लगता है, क्या सही ट्रैक पर है इस वक्त विपक्ष के नेता? सदन की कार्यवाही जो इस तरीके से हर रोज स्थगित हो रही है और सड़क पर जिस तरीके से बात यहाँ पर विपक्ष के नेता रख रहे हैं, वो अपने आप में कितनी आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण हो जाती है या महत्वहीन हो जाएगी? देखिए कायनात, मुझे लगता है बतौर जर्नलिस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप के मुद्दे जो हैं उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुद्दा, चाहे पेगासस का हो या बाकी तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष उठा रहा है, मुद्दे कमज़ोर हैं। लेकिन बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि या इंटेंशन विपक्ष की सिर्फ उस मुद्दे को उठाने की या उस पर राजनीति करने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं है। आपकी इंडिविजुअल प्राइवेसी को अगर कहीं पर कोई सेंध लगने की बात हो रही है तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि
आपके पास एक जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका अधिकार है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं भी किसी भी लेबर पर कोई सेंध ना लगे। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार ये सुनिश्चित करती है हर तरीके से। तो कहीं पर अगर कोई सवाल उठ रहा है कि आपकी प्राइवेसी को इंटरवीन किया जा रहा है या उसको नोक किया जा रहा है, कहीं पर उस पर कोई सेंध लगी है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष का काम होता है कि जो भी जिम्मेदारी से अगर वो कहीं बच रहा है या उससे भटक रहा है तो उस पर विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार को मनाए। लेकिन जो इससे महत्वपूर्ण है ये क्या जो बात रख रहे हैं क्या वो एक सही तरीका है, क्योंकि इसमें जो खामियाजा हो रहा है वो बहुत बड़ा है। अब विपक्ष जिस तरीके से बातें रख रहा है उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन एक तरह से ठप हो गया है, किसी भी तरीके से संसद में बहस नहीं हो पा रही है, तो इसमें विपक्ष के साथ साथ जो सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं उन सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इस पर बात करें ताकि संसद सुचारू रूप से चल सके। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस देश के वो वहां पर उन पर बहस हो सके। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप एक पर नहीं छोड़ सकते, ये दोनों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है उस पार्लियामेंट में कि आपके मुद्दों पर वहां पर बात हो सके। लेकिन होता क्या है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो सब लोग ये जानते हैं और क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महेंद्र जी और उपाध्याय जी भी इस बात को मेरे हिसाब से एग्री करते हैं, बतौर इतना लंबा अनुभव उनके पास है कि हमारे राजनीति में शायद मुद्दे छोटे हो गए हैं, आपकी तरफ जी मुद्दे छोटे हो गए हैं और हमारी राजनीति बड़ी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दे बड़े होने चाहिए और राजनीति छोटी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ठीक इसके विपरीत हो रहा है। मुझे लगता है इस वक्त दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि संसद किसी भी तरीके से चले, लेकिन जब विपक्ष आवाज उठाता है तो आप जवाब दीजिए। ये एक डिग्निटी को मेंटेन करने वाली जो सिचुएशन होती है वो दोनों तरफ से होती है। उठाता है, जवाब देना सरकार का फर्ज हो जाता है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है और वो निभानी चाहिए। आप सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं छुड़ा सकते हैं, झाड़ सकते हैं कि विपक्ष जो है हो हल्ला कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है। शुभेंदु जी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। जी अनुमा आचार्य जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आती हूँ शुभेंदु जी आपकी तरफ। जी अनुमा जी। सीमा जी, आपको मैंने शायद आपने शुरू से नहीं सुनी है डिबेट। नहीं, मैंने सुनी है, मैं कैमरे पे नहीं थी लेकिन मैं डिबेट सुन रही थी। ये केवल निजता के अधिकार की बात नहीं की जा रही है, ये देश के लोकतंत्र पर आघात की बात की जा रही है। मैं जानती हूँ ये देश की सुरक्षा की बात भी आप आज कर रहे हैं, बट मैं यही कहना चाह रही हूँ क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम समझेंगे हमारे बेडरूम और बाथरूम्स तक अगर एक सॉफ्टवेयर से जासूसी की जाती है तो उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन जो बात ये है, ये इस समय लोकतंत्र से द्रोह की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसान आंदोलन पर भी सरकार बात नहीं कर रही है। तीसरी चीज, सरकार कोविड के मिसमैनेजमेंट पर भी बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर मीडिया विपक्ष से पूछे तुम्हारा तात्पर्य क्या है, उसके बजाय सरकार के साथ हमारे साथ मिलकर आए और ये पूछे कि लोकतंत्र के लिए इन सवालों के जवाब, इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। अनुमा जी, मैं अनुमा जी इसलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि वो जवाब दे, वो सेटिस्फाई करे। ये सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कोविड की स्थिति को लेकर बात करने के लिए, तब कांग्रेस ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। खुद तो किया ही, दूसरे दलों को भी उस बैठक में जाने से रोक दिया। थोड़ा सबमिशन है मेरा, सर्वदलीय बैठक में भी सरकार की तरफ से मोनोलॉग होता है, बात नहीं करने देते हैं। आपने देखा तो है इसके पहले कि जब चीन पर सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस पे एक आदमी बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं। तो संवाद का प्रॉब्लम है ना, सारी कहानी संवाद की है, यही तो मैं कह रही हूँ। और मैं विजय जी ने जो कहा बजाय इसके भी की, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसके बाद भी मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। उपाध्याय जी ने थोड़ा सा ये नहीं देखा कि सरकार ने खरीदा नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा, सरकार ने इसको डिनायल नहीं किया है। तो ये सारी चीजों को तथ्यों के बिना पर बात करें और विपक्ष का क्या मंतव्य है उसे छोड़कर लोकतंत्र का कहाँ हनन हो रहा है उसकी बात करें। जी शुभेंदु जी, मैं आपकी 2-3 बातों का जवाब दे देता हूं और जो प्रश्न पूछा उसका भी जवाब देता हूं। एक तो पेगासस से आपने महिला के बेडरूम से लेके बाथरूम तक का एक इमोशनल कार्ड क्यों खेलना चाहा? अरे इसमें कौन नहीं पता ही नहीं है, मतलब आप पेगासस के बारे में कितना जानते हैं? आपके बाथरूम से जानिए, उसमें है, उसमें कैमरा तक है, वो एक्सेसिबिलिटी है। आप कुछ भी काम उसके ऊपर पढ़िए, थोड़ा सा ज्ञान पहले प्राप्त करिए, जितना फिर मुझसे पूछिएगा। क्या महिला वाला इमोशनल कार्ड है? तो नॉलेज नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको। बढ़िया नहीं, लेकिन शुभेंदु जी, लेकिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं।
लेकिन शुभेंदु मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, आप बहुत जिम्मेदार। रिकॉर्डिंग कर सकता है, बाथरूम के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। मैं यहाँ पे चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। राहुल गांधी जी ने इसी तरीके से राफेल का माल उठाया और सुप्रीम कोर्ट में भी बताया नहीं। निशानी है, मेरे पीछे एक बैकड्रॉप है जिसके कारण मैं नहीं बोल रहा नहीं बोल सकती। इस देश के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इस देश के मेरे को लोगों के लिए आदत नहीं है इस तरीके से बोलने की। जुमले पर मुझे फौजियों के सामने भी मुंह दिखाना देखिए, बहुत होता है। महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि डिबेट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे हो रही है और हमें इस पे बात गंभीरता के साथ करनी चाहिए। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप बेडरूम में जा रहे हैं या ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी प्राइवेसी है। शुभेंदु जी, ये आप सोच रहे हैं कि उसे इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, जो बात है वो तो कही जाएगी ना। अब आप उसे जिस तरीके से ले लीजिए। देखिए, आपकी एक बात भी, अगर आपकी पर्सनल लेवल की कोई बात को भी अगर कहीं सेंध लग रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं वही दिल साहब बोल रहा हूँ, सीमा जी बता रहा हूँ कि पेगासस के सॉफ्टवेयर से किसी के बाथरूम और किसी के बेडरूम की कोई वीडियो नहीं निकाली जा सकती है। ये आपके चैनल से एज ए टेक्निकल पर्सन मैं अनुमा आचार्य जी को बताना चाहता हूं। पढ़िए उसके बारे में थोड़ा सा, बिना पढ़े मत बोलिए। आपने बड़ा इमोशनल कार्ड यहाँ पे जनता के सामने खेला है, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जो विषय संसद पे किसान आंदोलन के ऊपर भी बात करने को तैयार है, किसान बिल के ऊपर भी बात करने को तैयार है। और जो आपने अभी कहा कि मोनोलॉग होता है, आपके खड़गे जी ने और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो उन्होंने क्यों आज बोला कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए? जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो उसका आपने बहिष्कार कैसे किया? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको किसी के बाथरूम में नहीं जा सकता या किसी के बेडरूम में नहीं जा सकता। सोनिया गांधी जी शुभेंदु जी, जरा सुन लीजिए। आरबी उपाध्याय भी कुछ कह रहे हैं। शुभेंदु जी, चलिए शुभेंदु जी, अभी आप जो कह रहे थे जी, वो सॉफ्टवेयर उस तरह का है, कहीं से भी ऑटोमेटिकली वो किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, कैमरा भी ऑन हो जाएगा। मैं बैठा हूँ, मेरी वॉइस भी एक्चुअल में भी जो भी उसको होल्ड कर रहा है, जिसका टेंशन है वो उसको बिल्कुल सुन सकता है। तो ये कहना मैं समझता हूँ जायज नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं। सॉफ्टवेयर मैं खुद इंजीनियर हूँ और पेगासस के ऊपर पूरा पढ़ के बोल रहा हूँ। आरबी उपाध्याय जी, आप क्या मानते हैं जवाब किस तरह का होना चाहिए सरकार का? अगर ये सवाल बार बार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, इतना संवेदनशील और इतना सेंसिटिव ये इशू है, क्या इस पर सिर्फ बयान देने भर से ही काम हो जाएगा, या फिर सरकार को जो विपक्ष मांग कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, जवाब प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? देखिए, जवाब तो जो भी सत्तारूढ़ दल है उसे देना पड़ेगा, उसका जवाब देना बनता है। बिल्कुल, कोई भी सत्ता में है। लेकिन पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आप कुछ और कहते हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आप कुछ और कहते हैं। देखिए, बीजेपी ने सत्ता में थे तभी कहा था कि भी संसद न चलने देना भी देश हित में होता है। आप कह रहे हैं कि आपके देश के साथ नुकसान हो रहा है। अगर आप विपक्ष में ये मिसाल पेश करते, ये बताते कि भी देखिए संसद चलनी देनी चाहिए, तो एक मिसाल कायम होती। आज विपक्ष को जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं वो आप विपक्ष में थे, तब आपको ये नहीं कहना चाहिए कि संसद न चलने देना देश हित में। आज आप कैसे कहते हैं कि विपक्ष अगर उस काम को कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो नुकसान कर रहा है, देश का नुकसान कर रहा है, इसका नुकसान कर रहा है, उसका जेटली जी अभी है ना, सुषमा जी है, मैं उनकी बातों पर कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। उपाध्याय जी, लेकिन शुभेंदु जी, ऑन रिकॉर्ड कही हुई बातें हैं, ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कही हुई बातें हैं, सबको पता, आपको भी पता, हमें भी पता। आज की स्थिति में कोरोना सबसे ज्यादा देश को भयानक स्थिति है, और देश को यदि सबसे बड़ा पेगासस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोरोना विषय है, इसके ऊपर यदि वो कहते हैं कि डिस्कशन करना है, आगे की किस तैयारी के लिए बात करनी है, कोई विषय नहीं है, क्योंकि उनका अपना राजनीतिक शून्यता आ गई है, धरातल खत्म हो गया है, इसलिए ये सब नाटकबाजी है। ये मेरा परिवर्तन स्थायी है, बार बार इस पर नाटकबाजी कर रहे हैं, आप कर रहे थे तब क्या कर रहे थे?
मुद्दे पर बात करिए। महेंद्र यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी क्या लगता है आपको इन मुद्दों को लेकर, क्या विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट रह पाएगा, एकजुट हो चुका है और सरकार के खिलाफ जब चुनाव में उतरेगा तब इन मुद्दों को लेकर उतरेगा और ये एकजुटता जो है आगे तक बनी रहेगी 2024-2022? मेरे से प्रश्न है जी के बारे में महेंद्र यादव जी, पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ, आरबी जी आपके पास आऊंगी। फेडरल फ्रंट है या इस तरह का एक तमाम दलों का मिलकर एक मोर्चा बनने में तो कभी कोई बाधा रही नहीं है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ऐसा कोई ना कोई एक मोर्चा अस्तित्व में आ सकता है। मेरा सवाल यहाँ पर है कि मुझे आपत्ति दूसरी तरह की हो रही है कि एक ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार ने कोई कांग्रेस का कोई बड़ा नुकसान कर दिया है और कांग्रेस उस बात को सवाल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कभी जो भाजपा का नुकसान किया होगा तो एक व्यक्तिगत दुश्मनी की बात सामने आ रही है। कांग्रेस और भाजपा की बाइनरी में हम लोग फंसते आ रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, कांग्रेस को उसका दंड मिला। सवाल ममता बनर्जी क्या पूछ रही है उसका भी उतना नहीं है, अखिलेश यादव क्या पूछ रहे हैं उसका नहीं है, ये सवाल जनता के भी तो हैं जी। तो लेकिन महेंद्र जी एक बात एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी थोड़ा पक्ष रखें कि आज जो विपक्ष की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें मनोज कुमार झा को आप सुन रहे होंगे, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ निजता के हनन का मामला नहीं है, देश की सिक्योरिटी का इशू भी है। एनएसए का नाम उन्होंने लिया। वो कहते हैं कि हम होम मिनिस्टर के साथ इस पर बहस करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, हम आईटी मिनिस्टर के साथ नहीं करना चाहते। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट जो जिस तरीके का एक गंभीर मुद्दा तो है ही, तो इसमें विपक्ष को या मनोज झा जी ने जो कहा है ये तो सही है, बहस होनी चाहिए और उनका ये कहना सही है कि भाई होम मिनिस्टर और या प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में होनी चाहिए। जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनके सामने इस बहस का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है, तो वैसे भी वो नए बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि वाकई आपको लगता है कि वाकई क्या देश की सुरक्षा का मुद्दा है ये? भाई आप जनता को जवाब दीजिए ना, बस ठीक आप बैठे हैं। ये जो सवाल जो ममता बनर्जी कह रही हैं, मनोज झा कह रहे हैं, वो कोई भी कह रहा हो, किसी के मुंह से निकल रहा हो, वो छोड़िए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और उस पर सरकार को बात करनी चाहिए। तब आप दीजिए ना। अनुमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सभी स्टेटमेंट्स में बता दिया है। शुभेंदु जी आते हैं आपकी तरफ। डीएसपी देवेंद्र सिंह जैसा आदमी आतंकवादियों को अंदर लाते हुए पकड़ा जाता है और उसके ऊपर नहीं होता कोई किसी तरह की जासूसी। लेकिन जासूसी किन पर हो रही है? क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो लोग तो अगर हैं तो देश को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आतंकवादी हैं या क्रिमिनल हैं उन्हीं के ऊपर, जिनसे देश की सामरिकता को मुश्किल है, जिसको खतरा है, उनके ऊपर होना चाहिए थी जासूसी। तो क्या ये हो रही है? मुख्य इसमें गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कहा देवेंद्र सिंह खुद आतंकवादियों को लाते हुए पकड़े गए थे। इस तरह के लोगों पर तो जासूसी हुई नहीं, उस लिस्ट में उन लोगों के नाम नहीं है, लेकिन नाम किनके हैं? कुछ पत्रकारों के नाम है। क्या ये लोग आतंकवादी हैं? ये तो साबित करना होगा ना। अगर ये आतंकवादी है आचार्य जी, आप बात कर रहे हो केवल भाजपा के कारण है और आपका देश कैसे सुरक्षित था आपको मालूम नहीं है। आज से 5 साल पहले क्या था, आज से आपकी सरकारें थी, 70 साल से आपने देश को फिर वही बात शुभेंदु जी, फिर वही बात आ गई कि किसी पार्टी की सरकार के वक्त की बात नहीं हो रही है, किसी सरकार ने क्या किया बात वो नहीं हो रही है। सवाल कांग्रेस का, सपा का या टीएमसी का नहीं है। आतंकवादियों का हमला पहली बार हुआ है। अपनी बात को टाल सकते हैं, हमारे प्रति भी तो मैं आपको भी जवाब देना चाहता हूँ। आप बड़े मुद्दे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर और गृह मंत्री बात करें। इतनी बड़ी चीजें जो हुई है इसी सरकार के समय में, कभी भी पुलवामा जैसा कोई कांड, भारतीय जनता पार्टी ने रविशंकर जी के चले जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आरबी उपाध्याय जी की ओर से रिएक्शन लेना सुनना चाहिए आपको। आपने सवाल किया ठीक है, लेकिन शुभेंदु के का जवाब भी सुनना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है शुभेंदु जी वही जवाब दे रहे हैं बार बार कि सरकार जवाब दे चुकी है, इसमें और ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा है नहीं। जवाब है कायनात, फिर से मैं कह रहा हूं क्लियर है
कि सरकार बड़ी संजीदा है हर विषय की जिम्मेदारी है। उसने एक लाइन में और अगर पूरा संजीदा डिटेल में बता होती दिया तो है रोज रोज कि ये हमारा कार्रवाई इससे इस कोई तरीके से लेना नहीं दिखाई दे रही होती ना शुभेंदु जी। वो सदन देखिए, कुछ ही सुचारू लोग- रूप से नहीं, चलता, विपक्ष का विपक्ष काम की है बात मुद्दा बनाना। सुनी जाती, चर्चा हम देखते कि हो रही है। शोर शराबा यहाँ हर रोज सुनाई नहीं देता। इस तरीके अच्छा, से सुनिए, आज विपक्ष ये जो एक दिन लामबंद पहले दिखाई क्यों दे आया? रहा है वो एक ही नहीं दिन होता। पहले क्यों आया? एक ही दिन पहले क्यों आया? संसद चालू होने से पहले, आज से 15 दिन पहले क्यों नहीं आता था? संसद के बाद भी आ सकता था। ये जानबूझकर संसद ना चले इसकी तैयारी। पहले क्यों नहीं आया? बिल्कुल जानबूझ के मुद्दा लाया क्योंकि आप संसद ना बस चले। टाइमिंग को लेके सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल किस चीज पर हो रहा है उसका जवाब नहीं संसद देंगे। चलना, चलिए, संसद बहुत बहुत चलना शुक्रिया। देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। संसद चलना तो जरूरी है, लेकिन संसद में चर्चा होना भी बेहद जरूरी है। अगर वही चर्चा नहीं होती है तो फिर संसद के चलने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करने पर सहमति जता चुकी है। हालांकि वो ये कह चुकी हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा मुमकिन नहीं है। तो कांग्रेस भी ये जाहिर कर चुकी है कि विपक्षी दलों के एकजुट होने का वक्त आ चुका है। लेकिन विपक्ष की राह क्या इतनी आसान है? देखने वाली बात यही होगी कि विपक्ष की एकजुटता महज प्रयोग बनकर रह जाएगी या उपयोगी भी साबित होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।